सो बेटा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फिजन। हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजन मॉलिक्यूल की नेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करती है। हमारे पास मॉलिक्यूल चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, उसको हम फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन कार्बन आयन किसी भी फॉर्म में डिसोशिएट कर सकते हैं। हमने सबसे पहले किया होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन वर्ड का मीनिंग था, होमो मतलब इक्वल, फिजन मतलब डिसोसिएशन। तो जब एक बॉन्ड इक्वली डिसोशिएट होता है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल मींस रिएक्टिव स्पीशीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमने कहा होमोलिटिक फिजन किसी भी बॉन्ड में देखी जा सकती है व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। when reaction takes place in the presence of reactive metal, when reaction takes place at high temperature, and when reaction takes place in the presence of peroxide. peroxide लिखने का मतलब है रिएक्शन इनिशिएटर किसी फ्री रेडिकल की फॉर्म में है। जब रिएक्शन को इनिशिएट फ्री रेडिकल करेंगे तो रिएक्शन में फ्री रेडिकल ही बनेंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब फ्री रेडिकल रिएक्शन इनिशिएटर होता है तो रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स ही बनते हैं। सनलाइट का मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोन एब्जॉर्ब होगा और बॉन्ड इक्वली डिसोशिएट हो जाएगा। रिएक्टिव मेटल का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे तो जैसा भी फ्री रेडिकल में कहा वही कंडीशन होगी। इलेक्ट्रॉन कैन स्टेबलाइज इटसेल्फ ओनली बाय गेटिंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए रिएक्शन फ्री रेडिकल फॉर्म में होगा। तो जिस किसी भी रिएक्शन में ये रिएक्शन कंडीशन होंगी उसका मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होगा। देखिए ऑर्गेनिक में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि एक स्टूडेंट को रिएक्शन को कैसे देखकर कैसे समझ में आए रिएक्शन में क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं। तो हर रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना आसान है अगर हमने जीओसी अच्छे तरीके से की है और हर फंक्शनल ग्रुप की पहली स्टेटमेंट पे ध्यान दिया है कि उस फंक्शनल ग्रुप की नेचर क्या है। इसके बाद हमने सेकेंड टाइप ऑफ फिजन देखी, वहां पर हमने टर्म यूज की हिट्रोलिटिक फिजन। हमने कहा हिट्रोलिटिक फिजन का मतलब है एक कैटायन में टूटेगा एक एनायन में टूटेगा, इसको पोलर सॉल्वेंट चाहिए। तो जब रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है, जब रिएक्शन अल्कोहल की प्रेजेंस में हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल रिएक्शन मैकेनिज्म हिट्रोलिटिक होगा। या हमें लुईस एसिड या हमें लुईस बेस चाहिए। लुईस एसिड सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैं। जब भी ऑर्गेनिक में रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में हो रहा है, FeCl3 की प्रेजेंस में हो रहा है, BF3 की प्रेजेंस में हो रहा है, तो लुईस एसिड रिएक्शन ऑपरेट कर रहे हैं। लुईस बेस का मतलब वैसे बहुत सारे होते हैं पर ऑर्गेनिक में मेनली पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं। अगर पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल एक रिएक्शन इनिशिएट करवाता है तो मोस्ट प्रोबेबल रिएक्शन हिट्रोलिटिक फिजन से ऑपरेट होता है। तो एक अच्छा स्टूडेंट इन 7 रिएक्शन कंडीशन को तैयार करता है और कम से कम इस आर्टिकल को सुनने के बाद 3 से 4 बार खुद को समझाता है। रिएक्शन में फोटोन होगा तो ऐसा होगा, रिएक्शन में सोडियम लिखा होगा तो ऐसा होगा, पेरोक्साइड लिखा होगा तो ऐसा होगा। जब आप आगे चल के रिएक्शंस भी करेंगे तो एक अच्छे स्टूडेंट को सबसे पहले रिएक्शन कंडीशन दिखनी चाहिए, उसके बाद ही बाकी सोचना है। हाँ जी, फ्यूजन पे कोई क्वेश्चन, किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी? हाँ जी अक्षांश। सर जो होमोलिटिक क्लीवेज में पेरोक्साइड का आपने एक्सप्लेन किया है, पेरोक्साइड वाला नहीं आया समझ। बेटा पेरोक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड, राइट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिक होता है, पोलर मीडियम होता है, H पॉजिटिव रिलीज कर देता है। बट ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में अल्काइल चेन है,
एल्काइल चेन आसानी से रिलीज नहीं की जा सकती, तो वो आसानी से डिसोसिएशन नहीं होगी। तो सबसे वीक बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन है। तो जब ऑर्गेनिक पेरोक्साइड रिएक्शन वेसल में डाल देते हैं तो फ्री रेडिकल बन जाते हैं। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड डिसोसिएशन के बाद फ्री रेडिकल देता है। फ्री रेडिकल इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और ऑक्सीजन पर है। तो जब ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल आता है तो वो हर बॉन्ड को, चाहे वो HF जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही क्यों ना हो, उसे फ्री रेडिकल फॉर्म में ही तोड़ेगा। ये फ्री रेडिकल या तो ऑक्सीजन पर रहता है या बेंजीन जैसा एल्काइल ग्रुप लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बेंजाइलिक पोजीशन पर ऑक्सीजन हो और हमारे पास फिनाइल रेडिकल आ जाए। फिनाइल रेडिकल एंगल स्ट्रेन के कारण हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो बेसिकली ये फ्री रेडिकल इनिशिएटर है। ये अपने आप में फ्री रेडिकल में टूटते हैं और फ्री रेडिकल रिएक्शन ही कैरी करवाते ओके हैं। सर। क्लियर है? ओके बेटा, और किसी को कुछ पूछना है डिसोसिएशन से? नहीं है। अब हमारे पास बॉन्ड डिसोशिएट हुआ रिएक्शन कंडीशंस की वजह से। रिएक्शन कंडीशन में सॉल्वेंट भी हो सकता है और अटैकिंग रिएजेंट भी हो सकते हैं। जब हम अटैकिंग रिएजेंट आर्टिकल कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट के दिमाग में क्या क्या चल रहा है? अटैकिंग रिएजेंट में हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल, हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल, हमारे पास है एमबी फाइल और हमारे पास है एम्बीडेड न्यूक्लियोफाइल। तो एक अच्छा स्टूडेंट इन चारों डेफिनेशंस पे वर्क करता है, उसको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक न्यूक्लियोफाइल का मतलब है अफिनिटी फॉर पॉजिटिव चार्ज, अफिनिटी फॉर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए अफिनिटी उसी की होगी जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। इट कैन बी एन आयन, इट कैन बी लोन पेयर डोनर। तो कोई भी ऐसी केमिकल स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जो पॉजिटिव चार्ज पे या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पर अटैक कर सकती है, उसे न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं विच हैव अफिनिटी फॉर नेगेटिव चार्ज, सो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये इलेक्ट्रॉन से अफिनिटी रखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। एम्बीफाइल वो होते हैं जो बोथ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। हमने कहा एम्बीफाइल के लिए हमें पाई बॉन्ड तक जाना है, तो एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि पाई बॉन्ड दो तरह के होते हैं, नॉन पोलर पाई बॉन्ड और पोलर पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की दो कैटेगरीज हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर पाई बॉन्ड का मतलब होता है कि दो डिफरेंट एटम के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है ना, तो उसे पोलर पाई बॉन्ड कह देते हैं। और आपके पास नॉन पोलर मतलब सेम एटम। नॉन पोलर पाई बॉन्ड सारे न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, नॉन पोलर पाई बॉन्ड सारे इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और जब भी रिएक्शन इनिशिएट करेंगे ये न्यूक्लियोफाइल ही होंगे। और पोलर पाई बॉन्ड सारे एम्बी फाइल होते हैं। तो एक अच्छा स्टूडेंट एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन को न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करता है और कार्बोनाइल कार्बन को, साइनाइड को एम्बी फाइल कंसीडर करता है। तो अगर मेरे पास कंपाउंड है साइनाइड, आयन नहीं, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड में पोलैरिटी है, पोलैरिटी के कारण ये रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेंस के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, उसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, एज अ रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एम्बी फाइल होते हैं। ये एल्काइल साइनाइड है। जितने बच्चे जल्दबाजी में रहते हैं और गलती करते हैं, वो साइनाइड आयन और एल्काइल साइनाइड में गड़बड़ कर जाते हैं। साइनाइड आयन एम्बीडेड न्यूक्लियोफाइल है,
वो कार्बन से भी अटैक करवा सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैक करवा सकता है। तो साइनाइड आयन, नाइट्राइट आयन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हैं। ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है या नाइट्रोजन पर है, कार्बन पर है, नाइट्रोजन पर है या ऑक्सीजन पर है, इसके कारण ये एक से ज्यादा साइड से अटैक कर सकते हैं। एमबी फाइल का मतलब होता है मॉलिक्यूल, अगेन ये भी एक से ज्यादा साइड से अटैक कर सकते हैं, लेकिन एक साइट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक साइट इलेक्ट्रॉन रिच है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है। तो हमारे पास एक अच्छा स्टूडेंट जब ऑर्गेनिक की रिवीजन कर रहा है, एक अच्छा स्टूडेंट जब जीओसी तैयार कर रहा है, सबसे पहले वो इन 5-6 टर्म्स पर काम करता है। न्यूक्लियोफाइल, फिर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फिर एमबी फाइल। एमबी फाइल स्टडी करते हुए वो पाई बॉन्ड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, नॉन पोलर पाई बॉन्ड और पोलर पाई बॉन्ड। तो पोलर पाई बॉन्ड वाले सभी मॉलिक्यूल एम्बीफिलिक हैं और नॉन पोलर पाई बॉन्ड वाले सभी मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक हैं। इसलिए एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन all initiate reaction as nucleophile or their reaction is initiated by certain electrophile। आप एल्कीन और एल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ते हैं और बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। इसका मतलब एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन पर रिएक्शन जो इनिशिएट करेगा वो केमिकल स्पीशीज इलेक्ट्रोफिलिक होनी चाहिए। जब इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन इनिशिएट करेगा तो जिस पर वो अटैक करेगा वो स्पीशीज क्या होनी चाहिए, न्यूक्लियोफाइल होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं साइनाइड्स की, जब हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की, तो जनरली रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल शुरू करते हैं। हम कहते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, साइनाइड गिव हाइड्रोलिसिस इन बेसिक कंडीशन। लेकिन हम साथ साथ कहते हैं दे कैन बी इनिशिएटेड विद एसिडिक कंडीशन आल्सो, क्योंकि वो एम्बीफिलिक रिएजेंट है। तो जब आप इस स्टेज पर रिवीजन कर रहे हैं, जब आपको बाकी सारी ऑर्गेनिक का अंदाजा है, सही आता है नहीं आता है वो नहीं कह रहा है, लेकिन अंदाजा है, तो जब आप जीओसी पढ़ रहे हैं तो ऐसे ओपन माइंडेड तरीके से पढ़ें कि जब मेरे पास न्यूक्लियोफाइल होंगे तो इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन होगी, कोई भी नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर डोनर होगा। नेगेटिव चार्ज तो आयंस ही होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो लोन पेयर डोनर हो सकते हैं। तो अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, अमीन्स all initiate reaction as nucleophile। Alkenes, alkyne, benzene all initiate reaction as nucleophile because they all have electron rich condition, either lone pair or non-polar pi bond। इलेक्ट्रोफाइल प्योरली कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, या तो ऑर्गेनोमेटेलिक है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बोरॉन फैमिली के कंपाउंड्स हैं या सर्टेन कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी रखते हैं। अब एमबी फाइल में कौन आ जाते हैं, जितने कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ है, कार्बोनाइल ग्रुप है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, as well as we have polar pi bond in alkyl cyanide। तो आप देखिए मुट्ठी भर से वर्ड्स में आपने +2 की सारी ऑर्गेनिक को लिस्ट अप कर दिया। आपने समझ लिया कि वो सारे रिएक्शन कैसे करवाएंगे, रिएक्शन इनिशिएट कैसे होगा, राइट। हाँ जी, आइडेंटिटी में कोई कंफ्यूजन? एक्सक्यूज मी सर। हाँ श्रेया बोलिए। सर आपने बताया कि जो पोलर पाई बॉन्ड होते हैं उनके एग्जांपल्स आपने भी बताए थे कार्बोनाइल ग्रुप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सर फिर से रिपीट कर दो। बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड सारे पोलर पाई बॉन्ड वाले हैं और ऑर्गेनिक में कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब है एल्डिहाइड, कीटोन इन प्रायोरिटी, carboxylic acid and their derivatives। They have additional feature also, but they have carbonyl group। यस सर। और सर एल्कीन्स एल्काइंस का नॉन पोलर पाई बॉन्ड होता है। नॉन पोलर पाई बॉन्ड होते हैं तो वो सारे न्यूक्लियोफिलिक होते हैं।
तो आप Thank you. जितने भी रिएक्शन पढ़ते हैं बेटे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, उन सब में रिएक्शन इनिशिएटर कौन होता है? या तो H पॉजिटिव होता है या Cl पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपको न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करवाना है तो बाहर से आपको इलेक्ट्रोफाइल लेकर आना है। Yes, sir. अब यहाँ पर जब टर्मिनोलॉजी समझ ली तो नेक्स्ट टॉपिक समझने को होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफिलिसिटी has similar character as basic character। तो जितनी कोई चीज न्यूक्लियोफिलिक है उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर है, जितना ज्यादा बेसिक है उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। मोस्टली exceptions are always there, although we have reason for exception, but most of the cases we have similar order for nucleophilicity and basicity। For example, आपको क्वेश्चन आ गया, अरेंज OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव एंड फ्लोराइड आयन। हमें इनको बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर में या न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर में लिखना है। मैंने कह दिया कि मुझे इनका कॉन्जुगेट एसिड चाहिए, तो मैंने स्टडी किया HF, वाटर, अमोनिया और मीथेन। तो जब मैं एसिडिक कैरेक्टर पे कमेंट कर रहा हूं तो एसिडिक कैरेक्टर में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें HF है, फिर वाटर है, फिर अमोनिया है और फिर मिथाइल एनायन है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में सबसे पीछे फ्लोराइड आयन है, उससे आगे OH नेगेटिव आयन है, उससे आगे NH2 नेगेटिव है और उससे आगे CH3 नेगेटिव है। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस and weak conjugate base means a stronger nucleophile, right? इसी तरह से मेरे पास क्वेश्चन आ गया, आप बताइए CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ऑर्डर फिर वही है कि एग्जामिनर ने मुझे पूछा विच इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, विच इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल। मैंने फिर वही काम किया, मैंने कॉन्जुगेट एसिड लिख लिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अनीशा भी लेता हूं आपका डाउट, CH डबल बॉन्ड CH2 लिख के रख लेना, भूल मत जाना, मुझे एक बार कंप्लीट करने दो। तो हमने कहा एसिडिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड्स अपॉन एस करेक्टर। एसिटिलीन में सबसे ज्यादा, फिर इथाइलिन में, फिर इथेन में। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पुअर ये होगा और सबसे स्ट्रॉन्गर एल्काइल होगा। यही कारण है कि पूरी ऑर्गेनिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से चलती है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मींस एल्काइल कार्बन आयन, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल नोन इन केमिस्ट्री। आप जितनी बार ग्रिग्नार्ड लेते हो सबसे ज्यादा आप मिथाइल एनायन लेते हो या आप इथाइल एनायन लेते हो, क्योंकि आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सबसे कॉमन एल्काइल एनायन यही यूज किए जाते हैं, राइट? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी मींस बेसिक कैरेक्टर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जब भी एनायन देखो कॉन्जुगेट एसिड के बारे में बात करो और कॉन्जुगेट एसिड के बेस पर बेसिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करो, राइट? हाँ जी अनीशा, क्या पूछना चाह रहे थे बेटा? सर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे भी इसको कर सकते? बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर कुछ में ऑर्डर सही आता है, कुछ में नहीं आता। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पर लगाओगे तो मैक्सिमम केसेस में सेम आ जाएगा, है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी आएगा, जो ऑर्डर अभी तक मैंने कराए हैं वो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी कर सकते हो। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, इज मोर देन नाइट्रोजन, इज मोर देन कार्बन। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में sp carbon is more electronegative than sp2 is more electronegative than sp3, right? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हैं।
ओके सर। जहां आपके पास एक्सेप्शन आती है वो क्या है? एक्सेप्शनल ऑर्डर है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड एंड इथॉक्साइड। इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछा क्योंकि टीचर ने पढ़ाया था कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, तो एक स्टूडेंट ने कॉन्जुगेट एसिड को सोचना शुरू कर दिया। अभी यहां पर हमारे पास जितना एल्काइल ग्रुप ज्यादा होता है प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, एज अ रिजल्ट एसिडिक करेक्टर जो होता है वो कम हो जाता है। तो एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा इथाइल अल्कोहल का, उससे कम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का, और सबसे कम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। रीजन, प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा एसिडिक करेक्टर कम हो जाएगा। लेकिन जब हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर निकालना था, हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पर निकालते तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग आता, लेकिन एक्चुअल एसिडिक करेक्टर और ये सेम ऑर्डर है। इसकी वजह है स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाओगे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अटैक करके बॉन्ड नहीं बना पाएगा। कॉन्जुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्ग टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, सबसे वीक इथॉक्साइड है। इसीलिए जब एलिमिनेशन फोर्स करनी हो अपनी मर्जी से तो हम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यूज करते हैं। एलिमिनेशन में H पॉजिटिव उठाना होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बॉन्ड बनाना होता है। तो बॉन्ड ज्यादा आसानी से कौन बना सकता है? जिसके पास क्राउडिंग कम है। क्राउडिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड बनाने में दिक्कत आएगी। सो दिस इज एन एक्सेप्शनल ऑर्डर बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। हाँ जी, समझ में आती है बात? तो ये ऑर्डर जो है वो हमें अलग से लिख के रख लेना चाहिए, क्योंकि इस ऑर्डर पर क्वेश्चन बनता है। राइट? एनी डाउट? हाँ जी अक्षांश। सर इसमें एक बार बेसिक कैरेक्टर समझाना, बेसिक कैरेक्टर कैसे देखेंगे? बेसिक कैरेक्टर कॉन्जुगेट एसिड बेस से देखेंगे। जिसका एसिड स्ट्रांग होगा उसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। सर तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बिल्कुल ऑपोजिट कर देंगे तो बेसिक कैरेक्टर का आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेसिक कैरेक्टर इज अफिनिटी फॉर प्रोटॉन, न्यूक्लियोफिलिसिटी मींस न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो नया बॉन्ड बनाना है बिटवीन अ न्यूक्लियोफाइल एंड एन इलेक्ट्रोफाइल। राइट बेटा, इसके बाद आपके पास एक नोट डाल के हम लोग चीज लिखते हैं कि जहां भी आपके पास टेट्रा कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोजन होगा, जहां भी आपके पास ट्राई कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन विद पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसा कोई भी कंपाउंड ना न्यूक्लियोफाइल होगा ना इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, पूरी प्रोबेबिलिटी है कि इसे इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, लेकिन वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन लेगा कैसे? तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी एक्सट्रीमली पुअर है, क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। इसी तरह वाटर के केस में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लेकिन वो लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि उस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। सो व्हेन ऑक्सीजन एटम कैरीज पॉजिटिव चार्ज, it despite of presence of lone pair, it cannot act as lone pair donor. हाँ जी, क्लियर है? इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मतलब होता है नेबरिंग ग्रुप इन्फ्लुएंस। जिस स्टूडेंट को अल्फा बीटा देखने की आदत हो जाए उसे नेबरिंग ग्रुप इन्फ्लुएंस ज्यादा आसानी से समझ में आते हैं। बाय डेफिनेशन हम कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन बेसिक टारगेट जो है वो नेबरिंग ग्रुप इन्फ्लुएंस है। नेबरिंग ग्रुप इन्फ्लुएंस हाईएस्ट लेवल अल्फा पोजीशन से चलता है। तो जब कोई चीज अल्फा पोजीशन पर अटैच्ड होती है उसका नेचर क्या है? हमने कहा हमारे पास नेबरिंग ग्रुप इन्फ्लुएंस में
इंडक्टिव इफेक्ट आता है, रेजोनेंस इफेक्ट आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन आता है। ये तीनों जो हैं वो परमानेंट इफेक्ट हैं। ये मॉलिक्यूल की नेचर पे काम करते हैं। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होता है, उसके बाद इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन कॉम्पिटिटिव होते हैं। कुछ केसेस में हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है, कुछ केसेस में इंडक्टिव डोमिनेट करता है, पर रेजोनेंस मेजॉरिटी केसेस में डोमिनेट करता है। रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस है, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में। इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइजेशन है। जब डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, पाई इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती है, पाई इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज के कारण होती है, तो वो ज्यादा स्टेबल होती है, उसे रेजोनेंस कहते हैं। जब पाई इलेक्ट्रॉन की रेजोनेंस सिग्मा बॉन्ड की वजह से होती है तो उसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी फैक्टर रिलेटिवली कम होता है। रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट का रेजोनेंस एनर्जी पैरामीटर ज्यादा है और हाइपर कॉन्जुगेशन का रेजोनेंस एनर्जी पैरामीटर कम है। इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट की तरह यूज होते हैं। इंडक्टिव हो, हाइपर कॉन्जुगेशन हो, रेजोनेंस हो, दोनों में प्लस और माइनस दो तरह के इफेक्ट होते हैं। इंडक्टिव में प्लस आई माइनस आई, रेजोनेंस इफेक्ट में प्लस आर माइनस आर, हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इनवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो तीनों में पेयर्ड इफेक्ट्स हैं, प्लस एंड माइनस। प्लस का मतलब फेवरिंग एंड माइनस का मतलब डिसफेवरिंग। प्लस का मतलब है वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और माइनस का मतलब है वो जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। रेजोनेंस इफेक्ट में वो जो पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो प्लस आर और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो माइनस आर। हाइपर कॉन्जुगेशन में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन देकर पाई बॉन्ड को डिस्प्लेस करेगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन लेकर पाई बॉन्ड को मूव करवाएगा वो इनवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। राइट। इंडक्टिव इफेक्ट एक रिलेटिव इफेक्ट है, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन आइसोलेटेड इफेक्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? हमने कहा हमारे पास एक CH2 ग्रुप था, उस पे सर्टेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट लाइक क्लोरीन लग गया। इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहां पर ये अगर मिथाइल क्लोराइड होता तो हाइड्रोजन लगा होता। अब यहां पर ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब इस क्लोरीन की वजह से हाइड्रोजन क्या करेगा? वो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट है। तो हाइड्रोजन कार्बन पर क्या करेगा? वो उसका इंडक्टिव इफेक्ट है। हमने एक कंपाउंड ले लिया जिसमें क्लोरोमीथेन तो सेम है लेकिन यहां मिथाइल ग्रुप लगा है। हमने दूसरा कंपाउंड ले लिया जहां पर क्लोरोमीथेन तो सेम लगा है, यहां नाइट्रो लगा दिया। अब हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में CH3 इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में NO2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन से ज्यादा वो प्लस आई सब्स्टिट्यूएंट हो गया, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो माइनस आई सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो प्लस आई के ऑर्डर में सबसे लास्ट हाइड्रोजन है, माइनस आई के ऑर्डर में सबसे लास्ट हाइड्रोजन है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज स्टडीड इन रेफरेंस टू हाइड्रोजन, कि अगर वहां हाइड्रोजन लगा होता उसकी जगह जो ग्रुप लगा है वो क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करके कार्बन को दे रहा है तो वो सब्स्टिट्यूएंट प्लस आई है, और वो इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है तो वो सब्स्टिट्यूएंट माइनस आई है। राइट। हमने कहा इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं इन ऑर्डर टू स्टडी लीविंग टेंडेंसी और रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, acidic character of alcohols and carboxylic acid, and basic character of amines. So that is basically inductive effect.
हाँ जी, आप में से किसी को कुछ पूछना है? इंडक्टिव के ऑर्डर पढ़े होंगे, एसिडिक, बेसिक, कोई ऑर्डर समझ ना आया हो? नहीं है। तान्या बताइए। सर ओ नेगेटिव और COO नेगेटिव करते हैं। हाँ जी, O नेगेटिव और COO नेगेटिव ओके बेटा। आप प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर पूछना चाह रहे हो कि प्लस आई इफेक्ट ओ नेगेटिव का सीओ नेगेटिव से ज्यादा क्यों है ना? बेटा प्लस आई इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन रिच सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट। जब आपके पास एक अल्काइल चेन पर RO नेगेटिव लगा है और एक अल्काइल चेन पर कार्बोक्सिलेट आयन लगा है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में चला जाएगा, तो इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज जाएगा। यहाँ पर O नेगेटिव कंसंट्रेटेड है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो सिंपल O नेगेटिव का प्लस आई इफेक्ट कार्बोक्सिलेट आयन से ज्यादा होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस के कारण डाइल्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाता है। हाँ जी तान्या, यस सर। क्लियर है? यस सर। राइट। और कुछ? एनी एसिडिक और बेसिक करेक्टर नहीं है। चलिए, इंडक्टिव इफेक्ट के बाद आ जाता है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब होता है एक सब्स्टिट्यूएंट पाई बॉन्डेड स्ट्रक्चर पे लगा है और वो उस पाई बॉन्ड को डिस्टर्ब कर रहा है, उस पाई बॉन्ड को रेजोनेंस देने के लिए फोर्स कर रहा है। तो रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं इसे। इसमें रेजोनेंस जनरेट होती है, रेजोनेंस को एनहांस किया जाता है बाय नेबरिंग ग्रुप। हमने कहा अगर हमारे पास एक CC डबल बॉन्ड है और उस CC डबल बॉन्ड की अल्फा पोजीशन पे कोई Z ग्रुप लगा है, दिस इज अल्फा पोजीशन। अगर ये अल्फा पोजीशन लोन पेयर के साथ है, तो लोन पेयर डबल बॉन्ड की तरफ भागेंगे, उसे प्लस R कहेंगे। अगर इस Z के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पाई इलेक्ट्रॉन Z की तरफ जाएंगे, इसे माइनस R कहते हैं। तो जब एक सब्स्टिट्यूएंट जाकर बेंजीन पर जुड़ जाता है, एल्कीन पर जुड़ जाता है, तो प्लस R और माइनस R इफेक्ट ऑपरेट होते हैं। अब प्लस R और माइनस R देखे कैसे जाते हैं और उनकी वजह से हो क्या रहा होता है? जब आप बेंजीन के ऊपर एक प्लस R सब्स्टिट्यूएंट लगाओगे, लेट से आपने OH लगा दिया और दूसरे केस में आपने CHO लगा दिया। अब CHO ने इलेक्ट्रॉन खींचना है, वो माइनस R है, उसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। OH ने लोन पेयर देना है, वो प्लस R है, उसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसका मीनिंग ये हो गया कि जो प्लस R सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑर्थो और पैरा को इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा है, तो बाहर से अगर इलेक्ट्रोफाइल आना है, वो ऑर्थो और पैरा पर प्रेफरेंशियली आएगा मेटा के कंपैरिजन में। इसलिए कह देते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो बच्चे केयरलेसली पढ़ते हैं वो ऐसा सोच लेते हैं कि जितने मेटा डायरेक्टिंग हैं वो मेटा को एक्टिवेट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेजोनेंस इफेक्ट प्लस R हो चाहे माइनस R हो, दोनों ही ऑर्थो पैरा होते हैं। प्लस R वाले बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, माइनस R वाले बेंजीन पर ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। तो माइनस R सब्स्टिट्यूएंट की प्रेजेंस में ऑर्थो और पैरा डेफिशिएंट हो जाती हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां पर आ नहीं पाता, तो इलेक्ट्रोफाइल के पास ऑल्टरनेट बचता है मेटा पोजीशन। लेकिन जब बेंजीन पर प्लस R लगा है, तो बेंजीन पर प्लस R सब्स्टिट्यूएंट एक्टिवेट करता है ऑर्थो और पैरा को, इसलिए वो सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो और पैरा पर आता है, राइट।
तो जब आप किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को बेंजीन पर लगाते हैं, इसीलिए बहुत सारी कंपटीशन बुक जो होती है वो एरोमेटिक कंपाउंड को एक अलग चैप्टर मान के चलती है, उसमें सारी ऑर्गेनिक का एरोमेटिक एक ही जगह आ जाता है, क्योंकि बेंजीन और बेंजीन के कंपाउंड की एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं, तो हम उसके सब्स्टिट्यूएंट की नेचर पे काम कर रहे होते हैं। तो बेंजीन और बेंजीन के सभी बेंजीन डेरिवेटिव ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग होते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. We are not talking about nucleophilic substitution. Why we don't talk about nucleophilic substitution? Because we just had studied that benzene is a nucleophile. When benzene is a nucleophile, it can only attract electrophile. तो बेंजीन के ऊपर जब कोई ग्रुप बाहर से आना है तो वो न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोफाइल होगा. जब बेंजीन सिंपल है तो वो इलेक्ट्रोफाइल, उसका गैस टैग कहीं भी आ सकता है. लेकिन जब बेंजीन पर ऑलरेडी कुछ लगा है तो जो चीज लगी है वो डायरेक्शन डिसाइड करेगी कि अटैकिंग ग्रुप कहाँ आएगा, ऑर्थो पे आएगा, मेटा पर आएगा या पैरा पर आएगा. हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हाँ जी अक्षांश. सर एक तो क्वेश्चन ये पूछना था कि कंपाउंड्स जिनमें पोलर पाई बॉन्ड्स होते हैं वो -R सब्स्टिट्यूएंट्स क्यों बिहेव करते हैं? बिकॉज पोलर पाई बॉन्ड की नेचर है कि इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और किसी भी पोलर पाई बॉन्ड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेंजीन पे नहीं जुड़ा होता. आपने पोलर पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड लिया, लेट्स से नाइट्रो कंपाउंड. अब नाइट्रो कंपाउंड में ऑक्सीजन की नेचर है कि उसने पाई बॉन्ड अपनी तरफ खींचना है, तो उसके कारण इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव है. जब बेंजीन पे जो डायरेक्टली एटम लगा है उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा ही, तो -R हो जाएगा. राइट अक्षांश? यस सर. सर एक और है. कोई एक मिनट पहले, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो आपको कंफ्यूज करता हो वो बताओ, लगा के देख ले. सर मिथाइल बेंजोएट का बता दो. मिथाइल बेंजोएट. मिथाइल बेंजोएट में ये मेरे पास ग्रुप आ गया, राइट. अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. अब ये पॉजिटिव दो तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है. एक ये बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, दो ये लोन पेयर खींच सकता है. ऑल्दो लोन पेयर जल्दी जाएगा पाई बॉन्ड से, तो ये -R सब्स्टिट्यूएंट पुअर होगा, लेकिन फिर भी जाएगा तो है ही है, इसलिए ये रहेगा तो -R, क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन सर. सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि आपने बताया था कि जो पाई बॉन्ड होता है ना, इट प्लेज अ ग्रेट रोल इन रेजोनेंस स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड. सर आपने एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे जो CF बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा CCl से, और Right. CCl ज्यादा होगा CBr से, एंड लाइक वेरी दैट. ट्रू, वेरी ट्रू. सर बट ऐसे नहीं होना चाहिए. जैसे अगर CF बॉन्ड है तो वो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसमें 2p ओवरलैपिंग है, एंड ऑन द अदर हैंड CI बॉन्ड है जो उसमें 2p 5p ओवरलैपिंग है. तो जो Right. वीक है वो जल्दी डीलोकलाइज होगा और जो स्ट्रॉन्ग है वो लेट डीलोकलाइज होगा, मतलब उसको टाइम लगेगा. नहीं बेटा, उसमें बेसिकली क्या है, हम हैलोजन का इफेक्ट स्टडी करते हैं. हमने कहा ये फ्लोरोबेंजीन है, इसमें रेजोनेंस डेवलप ही तब होगी जब पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा. जब लोन पेयर इधर आकर पाई बॉन्ड बनाएगा तभी रेजोनेंस होगी. जब रेजोनेंस की वजह ही पाई बॉन्ड है, तो जब तक पाई बॉन्ड बनेगा नहीं, रेजोनेंस इफेक्ट आएगा कैसे? आप जो कह रहे हो वो तब होगा जब ऑलरेडी पाई बॉन्ड है और वो वीक है तो जल्दी भाग जाएगा. मैं कह रहा हूं पाई बॉन्ड पहले से नहीं है, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण आ रहा है, या रेजोनेंस इफेक्ट उस पाई बॉन्ड बनने के कारण आ रहा है. तो अगर वो पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो रेजोनेंस पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी. ओके सर. हाँ जी, आप अपनी जगह बिल्कुल जायज है अक्षांश, सिर्फ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है अप्रोच में. वन इज द पाई बॉन्ड प्रीवियसली एग्जिस्टिंग. तो जिस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड पहले से एग्जिस्ट करता है और वो वीक है, तो डीलोकलाइजेशन ज्यादा करवाएगा. यू आर राइट, बट हियर द केस इज दिस पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस. तो ये पाई बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर बनेगा
रेजोनेंस प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। हाँ जी श्रेया। ओके सर। सर CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और RO नेगेटिव में न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बता दो। RO नेगेटिव का बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन की कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो कार्बन के साथ, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो OH बॉन्ड इज मोर एसिडिक देन CH बॉन्ड। यस सर। sp carbon only compete with sp3 nitrogen. It does not compete with any hybridization of oxygen. So O negative is always more stable than C negative, irrespective of hybridization of carbon. यस सर, थैंक यू सर। Right. Welcome. Any other question from resonance effect or inductive effect? No. इसके बाद आपके पास आ जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हमने कहा हाइपर कॉन्जुगेशन में जो एक स्टूडेंट को तैयार करना चाहिए वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस ऑफ एल्काइल ग्रुप, these are the two major parts. Stability of carbocation has smaller influence, but some orders are extraordinary or exceptional with hyperconjugation. But the two things where you have to use only hyperconjugation is stability of alkene and directional influence of alkyl group. हमने कहा जब एक एल्काइल ग्रुप बेंजीन पर लगता है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के चलते क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के चलते वो हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है। ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया और यहाँ पर कार्बन H पॉजिटिव इजीली रिलीज कर सकता है और बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो बेंजीन का बेसिक करेक्टर और अल्फा पोजीशन का एसिडिक करेक्टर हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन होता है। इसी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के कारण, इसी रिएक्टिविटी के कारण बेंजाइलिक हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो जब पूरी ऑर्गेनिक में कहीं भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन पड़ते हैं उनकी रिएक्टिविटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई हो जाती है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हमने कहा ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देगा, जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, उतना बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, उतना बेंजीन स्ट्रांगली बेसिक हो जाएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन, इट इंक्रीजेस बेसिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन, it decreases carbon-carbon bond length of alkyl group with benzene, it increases acidic character on alpha position. तो हाइपर कॉन्जुगेशन जब एक स्टूडेंट देख रहा है तो इन चारों पैरामीटर पर काम कर रहा है। जहां भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगी वहां इन चार में से कोई चीज काम कर रही होगी, इसी पर रीजनिंग पूछी होगी, राइट। तो हमने कहा हमारे पास सबसे कॉमन ऑर्डर जो हाइपर कॉन्जुगेशन पर पूछा जाता है वो है टॉलीन का कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू इथाइल बेंजीन, विद रिस्पेक्ट टू आइसोप्रोपाइल बेंजीन, विद रिस्पेक्ट टू टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट हाईएस्ट है फोर्थ में और लीस्ट है फर्स्ट में। हाइपर कॉन्जुगेशन हाईएस्ट है फर्स्ट में और नो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है फोर्थ में। लेकिन जब न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछेंगे या बेसिक कैरेक्टर पूछेंगे, बेसिक कैरेक्टर कैसे पूछ सकते हैं, केबी, तो आपके पास ये ऑर्डर है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक। इसी तरह हमने कहा एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हो जाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण प्रोपीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। तो जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, उतनी ज्यादा रेजोनेंस होगी।
यहाँ पर एक ऐसी चीज आती है जो कई बार बच्चे उलझा लेते हैं, मोर स्टेबल एल्कीन इज मोर रिएक्टिव। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। मोर स्टेबल कंपाउंड इज लेस रिएक्टिव। हियर स्टेबिलिटी इज थर्मोडायनेमिक एंड रिएक्टिविटी इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो पाई बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी रेजोनेंस से इंक्रीज होगी, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे कंसंट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए। जितने ज्यादा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देंगे, नेगेटिव चार्ज उतना स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। लेकिन रेजोनेंस हुई है, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, इसलिए थर्मोडायनेमिकली वो मोर स्टेबल हो जाएगा, राइट? क्योंकि 95% केसेस में हम स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी इनवर्स फैक्टर ले रहे होते हैं, इसलिए इस ऑर्डर में गलती के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पर जो मोस्ट रिएक्टिव है वही मोस्ट स्टेबल है। लेकिन पॉइंट, नोटवर्दी पॉइंट क्या है, जब मैं रिएक्टिविटी पढ़ रहा हूं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ रहा हूं, और जब मैं स्टेबिलिटी बोल रहा हूं तो मैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बोल रहा हूं, राइट? So these are the various factors which have to consider when we are discussing hyperconjugation on alkenes. हाँ जी, any question on hyperconjugation? सर ये आप थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और वैसे नॉर्मल में क्या बता रहे थे? बेटा हमने कहा कि स्टेबिलिटी जो हम पढ़ रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं। नॉर्मली भी हम स्टेबिलिटी उसी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, नॉर्मली जो स्टेबिलिटी होती है और रिएक्टिविटी होती है, दोनों ही थर्मोडायनेमिक एनर्जी के बेस पे होती है। लेकिन एल्कीन्स में ये एनर्जी बेस पर स्टेबिलिटी है और न्यूक्लियोफिलिसिटी बेस पर रिएक्टिविटी है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन रेजोनेंस देंगे, उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी, उतनी कंपाउंड की अपनी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। So compound will be thermodynamically stable. Low energy state means higher stability. But on the other side, जितने ज्यादा हाइड्रोजन रेजोनेंस देंगे, ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक कार्बन पे इंक्रीज हो जाएगा और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी एनहांस हो जाएगी। यहाँ वो न्यूक्लियोफिलिक था पाई बॉन्ड के कारण, यहाँ वो न्यूक्लियोफिलिक है नेगेटिव चार्ज के कारण। इसलिए जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा एल्कीन रिएक्टिव हो जाएगा। तो हमारे पास जब आप एल्कीन के ऑर्डर्स पढ़ते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड HCl, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HOCl, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोबोरेशन, तो यहाँ पर आपने वही कंपाउंड लिखना है जिसमें जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है। जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, एल्कीन उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। हाँ जी अक्षांश। हाँ जी श्रेया, कुछ गलती से हो गया। अच्छा श्रेया, कुछ पूछना है आपने? नो सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। सीएस कॉन्फिडेंट तो आ नहीं रहा, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, डरना थोड़ी ना। हमने जीओसी के लेक्चर इसीलिए भेजे थे ताकि हम क्लास में आपके डाउट्स को समझा सकें। हम इसको यहाँ पर पढ़ा रहे होते, आप लिख रहे होते तो आप पूरी बात समझ नहीं पाते, राइट? सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर जिस स्पीशीज में अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम होंगे वो मोस्ट रिएक्टिव होगी, वो मोस्ट स्टेबल होगी, और उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी, राइट, और बेसिसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। वेरी ट्रू। ओके सर। हाँ जी बेटा, उनको अनीशा सिर्फ एक जगह लेस स्टेबल, एक जगह लेस रिएक्टिव लिखना है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, क्योंकि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन थर्मोडायनेमिक रिएक्शन है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में जिस पे जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो उतना कम रिएक्टिव होगा। सर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन? हाँ जी बेटा, एल्कीन में पढ़ाऊंगा मैं फिर से, लेकिन अभी आपने पूछ लिया है तो मेरा मानना है कि आप कोई कंसेप्ट बना रहे हो तो वहां पर पता होना चाहिए, नहीं तो माइंड में ना टक्कर लगती रहती है
कि पिछले आर्टिकल में कहा था वो मोस्ट रिएक्टिव है, यहाँ का लेस रिएक्टिव है। हाइड्रोजनेशन इज थर्मोडायनेमिक रिएक्शन, दैट इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कम रिएक्टिव होगा। राइट अनीशा? यस सर। हाँ जी अक्षांश। सर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड करने पे जो एंथैल्पी निकलती है उसको कहते हैं? बिल्कुल। तो जो कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होगा वो ज्यादा हीट रिलीज करेगा, और जो कंपाउंड स्टेबल होगा वो कम हीट रिलीज करेगा। इसके बाद आता है इनवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। इनवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ CH3 का इफेक्ट है ऑन एनी डबल बॉन्ड, वेदर इट इज बेंजीन और इट इज एल्कीन। हमारे पास CF3, CCl3, CBr3 when attached on benzene they show this effect। अब यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन खींच लेना है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना है, तो इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आना है। तो जब आप बाहर से कोई चीज भेजोगे तो एडिशन उसी के हिसाब से चलेगा। ये -R इक्विवेलेंट हो जाता है, लेकिन -R से वीकर है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में है। इसलिए जब CF3 CCl3 लगते हैं तो वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाते हैं ड्यू टू इनवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें आपके पास CF3 इज मोर देन CCl3 इज मोर देन CBr3 है, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी नहीं देख रहे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख रहे हैं। जब आप बेंजीन पर CF3 लगा रहे हैं तो ये CF3 में फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर चला जा रहा है। तो यहाँ जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो बेंजीन के साथ कार्बन का पाई बॉन्ड है, हैलोजन का पाई बॉन्ड नहीं है। इसीलिए आपके पास फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होने के कारण CF3 का -R इफेक्ट और इनवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रॉन्गर होता है। राइट? कुछ बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि फ्लोरीन का +R स्ट्रॉन्गेस्ट है तो -R वीकेस्ट लेना है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि CF3 का है वो, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, इसलिए वो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बेंजीन को हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। राइट? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन मॉलिक्यूलर बिहेवियर है, वो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। When a substituent is present in a carbon chain and it has any of these three effects, it affects properties of molecule completely. So that molecule or the properties of that molecule is governed by this neighboring group influence. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो नेबरिंग ग्रुप इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो टेम्परेरी इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट है। आपके पास जब रिएक्शन होगा तभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपीयर होगा। जब रिएक्शन नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं हो रहा। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ड्राइविंग फोर्स है। ये टेम्परेरी इफेक्ट है, ड्यूरिंग रिएक्शन ऑब्जर्व होता है। तो कुछ बच्चे ऐसा सोच लेते हैं टेम्परेरी इफेक्ट मतलब वीकर इफेक्ट। ऐसा नहीं सोचना है। ये इफेक्ट टेम्परेरी है लेकिन स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि ये ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन है। राइट? मैक्सिमम केसेस में इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को फेवर ही करते हैं, लेकिन अगर किसी केस में वो फेवर ना करें तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है, बेशक ये टेम्परेरी है। राइट? तो हमारे पास जब कैटायन जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन उससे दूर जाएगा तो प्लस ही इफेक्ट, एनायन जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन उससे दूर जाएगा तो माइनस ही इफेक्ट। Electromagnetic effect is the reason for reaction on pi bond, whether it is electrophilic substitution or it is electrophilic addition. तो रिएक्शन को जो गवर्न करता है वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है।
अभी आपने नेबरिंग ग्रुप इन्फ्लुएंस पढ़ा। अब सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा कंपाउंड है मेरे पास NO2, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दोनों ही केसेस में आप H पॉजिटिव से रिएक्शन शुरू करवा रहे हो या HCl की एडिशन करवा रहे हो। अब यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नेचर +I है, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे पुश करेगा तो ये H पॉजिटिव यहां जाएगा। तो जो आप नया कंपाउंड बनाएंगे वो CH3 CH पॉजिटिव CH3 बनाएंगे। यहां पर ये NO2 -I है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। यहां पर जो आप कार्बोकैटायन बनाएंगे वो आप ऐसे बनाएंगे तो ये H पॉजिटिव यहां जाएगा। तो नेबरिंग ग्रुप इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को गवर्न करता है। तो जो दूसरा ग्रुप लगा है साथ में वो डिसाइडिंग अथॉरिटी बन जाता है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहाँ होना है, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होना है। तो जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वहीं आएगा, न्यूक्लियोफाइल उससे दूर चला जाएगा। हाँ जी बेटा। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी का इफेक्ट है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? हाँ जी अक्षांश। सर एक हाइपर कॉन्जुगेशन में था, मैं तो पूछना भूल गया था। कोई बात नहीं बेटा, पूछो। सर आपने एक लास्ट क्वेश्चन करवाया था हाइपर कॉन्जुगेशन में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऑर्डर में, जिसमें एक्सेप्शन थी वो एंगल स्ट्रेन के कारण। राइट, वेरी ट्रू। सर वो वाला क्वेश्चन एक बार समझा दो अभी क्लास में। बेटा हमने उसमें कहा था कि जो एल्कीन है उसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन सपोर्ट साइक्लोहेक्सेन। तो एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्ड, राइट? Endocyclic pi bond is more stable than exocyclic pi bond when it is 6-membered cyclic structure, क्योंकि 6-membered cyclic structure में ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कहाँ होगी, जहां पर एंगल स्ट्रेन रिड्यूस होगा। समझ आई बात? सर एक और क्वेश्चन है। बोलो। सर अगर हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं और उनमें अलग अलग तरह के नेबरिंग ग्रुप इफेक्ट्स लग रहे हैं, तो उन नेबरिंग ग्रुप इफेक्ट्स की स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, मतलब कि सबसे ज्यादा डोमिनेट कौन सा करेगा और सबसे ज्यादा वीक कौन सा डोमिनेटिंग होगा? जो होता है वो +R होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है। हमने कहा मेन जो इफेक्ट ऑर्डर है वो रेजोनेंस इज मोर देन इंडक्टिव देन हाइपर कॉन्जुगेशन है, लेकिन कुछ केसेस में इंडक्टिव इफेक्ट से रेजोनेंस इफेक्ट जो है, सॉरी, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट से डोमिनेट कर जाता है। वो ऑर्डर आप अभी नहीं समझ सकते, आप अभी सिर्फ लिख सकते हो रेजोनेंस और इंडक्टिव में कंपैरिजन, हाइपर कॉन्जुगेशन बीच में कहीं झूलेगा। It can be stronger than inductive, it can be weaker than inductive. In some cases, it is even stronger than resonance. ओके सर। हाँ जी, क्लियर है? Any question to anyone? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी निशा बोलिए। सर अगर बेंजीन के साथ क्लोरीन लगा है तो वो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। राइट, क्योंकि हैलोजन का +R और -I इफेक्ट होता है और -I इफेक्ट रेजोनेंस को डोमिनेट करता है। अक्षांश जो पूछ रहा था वो यही चीज थी और इसी एक्सेप्शन को मैंने बीच में इंक्लूड किया और कहा कि जो मैं बोल रहा हूं वो जनरल ऑर्डर है। हैलोजन के केस में रेजोनेंस इफेक्ट वीकर हो जाता है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट -I डोमिनेट करता है। ओके सर। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में अनीशा ऐसा ही होगा, सिर्फ हम ये कहेंगे कि जो +R इफेक्ट है वो फ्लोरीन का कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है, तो ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट उसका लीस्ट हो जाता है, राइट? बेटा एक शीट भेजी थी, अनीशा करके आए हो और श्रेया? यस सर। फाइन, आप सभी बच्चों ने शीट कर ही रखी है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो साथ साथ पूछे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन?
इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, अच्छा आंसर तो है नहीं तुम्हारे पास, तो कंफ्यूजन कैसे होगी? तो ओके, चलिए अभी यही कर लेते हैं। हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये पोलर पाई बॉन्ड है, एमबी फाइल है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, ये पाई बॉन्ड ने इसको पुश किया इलेक्ट्रॉन को, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये प्रोटॉन दे रहा है, तो इसको नाम है इलेक्ट्रोफाइल ले रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल, लेकिन फिर भी H पॉजिटिव डोनर है, इलेक्ट्रोफाइल मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है। हाँ जी सर एफ वाला बताना। एफ वाले में जो है वो हेलोजन की वेकेंट डी ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हेट्रोलिटिकली डिसोशिएट हुआ, क्लोराइड आयन यहाँ आ गया और Cl पॉजिटिव यहाँ चला गया। तो Cl पॉजिटिव दे रहा है ये मॉलिक्यूल और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया एल्कीन, और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और बोथ और नीदर। जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं है वो ये है। सर CH4 भी वो ये है, नीदर में होगा। CH4 भी होगा, ये भी होगा। So these compounds are neither electrophiles nor nucleophiles, right? इलेक्ट्रोफाइल में है मेरे पास NO2 पॉजिटिव, SN4 पॉजिटिव, BFO, Cr3 पॉजिटिव, SiCl4, Me3P, Me2CH and Br2 भी तो था कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। So these are the compounds which can act as electrophile. जो बोथ हैं वो है पोलर पाई बॉन्ड वाले, जिसमें पोलर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, राइट। ये जो नाइट्रीन है ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। रेस्ट ऑल जो है वो न्यूक्लियोफाइल्स हैं। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन? सर SiCl4 वाला बता देते हैं। SiCl4 में सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है और सिलिकॉन के पास पॉजिटिव 4 चार्ज है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। यस सर। एनी अदर? कोई और आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत नहीं है? नेम द इंटरमीडिएट स्पीशीज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। चलिए बताइए बेटा, अनीशा फर्स्ट में क्या बनेगा ए में? सर कार्बोकेटाइन बनेगा CH3 CH2 पॉजिटिव। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ जी श्रेया, बी में क्या बनेगा? तान्या, बी में क्या बनेगा? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, कार्बन आयन बनेगा, एसिटाइल आयन, राइट। यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इसको पॉजिटिव चार्ज लगा लेना, राइट। तो यहाँ पर H पॉजिटिव अटैक करेगा, आपके पास ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, ये H पॉजिटिव यहाँ आएगा, तो कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म्ड, राइट। इस केस में ये क्या बना रखा है, इसको ठीक करना, OH बनाना, वाटर तभी निकलेगा। इस केस में हमारे पास pH होल थ्राइस C पॉजिटिव आएगा, राइट। हाँ जी, ई केस में बता सकते हैं कोई क्या बनेगा? सर इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगी। फाइन, होमोलिटिक क्लीवेज होगी और 2 मिथाइल रेडिकल बनेंगे। हाँ जी, एफ में
सर यहाँ भी होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे। होमोलिटिक क्लीवेज करवाएंगे, लेकिन यहाँ कार्बीन बनाएंगे। यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगी, कार्बीन की फॉर्मेशन होगी। हाँ जी अक्षांश। सर ये कार्बीन वाला कंसेप्ट नहीं समझ आया। बेटा मेरे पास CH3CH, 2 आयोडीन हैं, और जिंक का मतलब होता है रिएक्टिव मेटल विच विल प्रोवाइड 2 इलेक्ट्रॉन्स। एज अ रिजल्ट these bonds will dissociate homolytically। इसको एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और ये ZnI2 बन के निकल जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा? CH3CH रेडिकल। ओके सर। राइट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जी है। जी में ताने बता रहे हो? सर कार्बोकेटायन बनेगा। बेंजाइल कार्बोकेटायन बनेगा, CH2 पॉजिटिव आ जाएगा। लास्ट वाले में एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है मुझे। यहाँ पर C आएगा, और ये लिथियम स्लैश लिक्विड अमोनिया होना चाहिए था। तो यहाँ पर मेरे पास 2 रेडिकल एनायन बनेंगे। ये बर्च रिडक्शन, राइट। बर्च रिडक्शन में कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पर करेक्शन करके पहले C लिखेंगे। मैं इसका मैकेनिज्म समझाता हूं आपको। लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, it means ammoniated electrons, that is free electrons, plus certain cation with liquid lithium and ammonia। जब ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा तो ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 के पाई बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली डिसोशिएट करवाएगा। ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और उसकी वजह से एनायन बन जाएगा। ये दोनों एनायन अपोजिट ओरिएंटेशन एक्वायर करेंगे, जिसकी वजह से बर्च रिडक्शन ट्रांस प्रोडक्ट देती है। सो हियर वी गेट कार्बन आयन। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन? So these are the reaction conditions which we have to understand. हाँ जी, आप में से किसी का कुछ रह गया हो?